हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द इकोनॉमिक्स हब। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। इससे पहली वीडियो में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि इन तीनों सेक्टर्स के अंडर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी हम इसका एक ओवरव्यू डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों सेक्टर्स जो है हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इनका कंपैरिजन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अगर हम अपनी तीनों सेक्टर्स को एज अ होल देखें तो हम क्या देखते हैं कि हमारे जो तीनों सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, ये बहुत लार्ज स्केल पे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। यानी हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं लार्ज नंबर में, ठीक है। उसके अलावा जब ये इतनी सारी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं तो ये जो तीनों सेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। यानी यहाँ पे जो वर्किंग पीपल्स हैं उनका भी रेशियो बहुत ज़्यादा है, यानी वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, ठीक है। अब हमारे माइंड में क्या आता है कि हमने ये बोला कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि कितना एम्प्लॉयमेंट होता है, यानी कौन सा सेक्टर कितना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है और कौन सा सेक्टर कितना प्रोडक्शन करता है। तो इसीलिए हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है कि कौन सा जो हमारा सेक्टर है वो कितनी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है और कितनी सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और कौन से सेक्टर में कितने लोग वर्क कर रहे हैं, यानी हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मैनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर। तो इस चीज़ को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इन एन इकोनॉमी देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर विच आर डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी किसी भी इकोनॉमी की हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई ना कोई सेक्टर ऐसा होगा उस इकोनॉमी में जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता होगा और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता होगा, और जबकि कोई ऐसा भी होगा जो कि स्मॉल होगा साइज़ में, यानी वहाँ पे प्रोडक्शन भी कम हो रहा होगा और जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो भी कम हो रहा होगा। अब हमारे सामने देखो तीन सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो अब हमारे मन में भी एक क्वेश्चन आता है, हमें भी ये जानने का मन करता है कि हमारे इंडिया में इन तीनों में से कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, यानी जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे वर्किंग पीपल्स हैं वो वर्क करते हैं, यानी सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। तो अब इन सारे क्वेश्चंस का आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं किसी भी सेक्टर में, कि कौन से सेक्टर में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, हमें उसे काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम काउंट करेंगे तभी तो पता चलेगा कि कौन से सेक्टर में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और कौन से सेक्टर में कम हो रहा है, या कौन से सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और कौन से सेक्टर में कम मिल रहा है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज को सेक्टर वाइज काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बात आती है कि हम कैसे इन गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट करते हैं। हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। यानी कैसे हम इन गुड्स एंड सर्विसेज को सेक्टर वाइज काउंट कर सकते हैं और कैसे हम पता लगा सकते हैं कि किस सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन कितना है, ठीक है। विथ सो मैनी थाउजेंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड यू माइट थिंक दिस इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क। यानी जब हम ये बात करते हैं कि हमें टोटल पता लगाना है पर सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज का, तो हमें ये लगता है कि ये तो भाई थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। क्यों? क्योंकि पूरे कंट्री में बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, हमें नहीं पता कि कहाँ पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को एक साथ टोटल करना अपने आप में क्या है, बहुत इम्पॉसिबल टास्क है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही भी है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है ये टास्क, या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आप बोल सकते हो इस टास्क को। तो इस टास्क को या इस काम को ईजी बनाने के लिए जो हमारे इकोनॉमिस्ट होते हैं उन्होंने कुछ चीज़ें सजेस्ट करी हैं, यानी कुछ मेथड्स या कुछ एक बोल सकते हो आप प्रोसेस सजेस्ट करी है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इन
जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके प्रोडक्शन को काउंट कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है इकोनॉमिस्ट कौन होते हैं। जैसे साइंस में साइंटिस्ट वर्क करते हैं, ऐसे ही इकोनॉमिक्स के फील्ड में इकोनॉमिस्ट वर्क करते हैं। ठीक है, सो इकोनॉमिस्ट ने क्या सजेस्ट किया है, दैट द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड रादर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर्स। यानी हमें ये नहीं देखना कि कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, हमें ये देखना है कि कितने रुपीज़ की, यानी कितने वैल्यू की गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है। यानी फॉर एग्जांपल मान लो एक इकोनॉमी में 10 बिस्किट के पैकेट जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, तो हमें ये नहीं देखना कि कितने बिस्किट के पैकेट प्रोड्यूस हुए हैं, हमें ये देखना है कि कितने रुपए के हैं ये। ठीक है, यानी 10 बिस्किट के पैकेट प्रोड्यूस हुए और पर बिस्किट 10 इसकी वैल्यू है, तो कितना प्रोडक्शन हुआ, 100 रुपीज़ का। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक्चुअल नंबर्स जो हैं उनको काउंट नहीं करना, वैल्यू को काउंट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें दे रखा है, इफ़ 10,000 kgs of wheat is sold at ₹8 per kg, then the value of wheat will be 80,000। यानी एक इकोनॉमी में 10,000 kg वीट जो है वो प्रोड्यूस हुआ है और 8 पर kg की हिसाब से उसको सेल किया गया है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 80,000। ठीक है, सिंपल उसको इनटू कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें अभी वो जो चीज़ बोली थी वही करनी है कि हमें एक्चुअल प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन की नंबर्स को काउंट नहीं करना, हमें सीधे सीधे वैल्यू काउंट करनी है, यानी कितने वैल्यू का प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे बताया कि 5,000 कोकोनट्स प्रोड्यूस हुए, हर एक कोकोनट की वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो कोकोनट की वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 50,000। तो इस तरीके से हमें गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यूज़ के थ्रू काउंट करना है। ओके, तो अब आगे स्टार्ट करते हैं हम। सिमिलरली द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ऑल द 3 सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड एंड देन एडेड अप। अब हम क्या करेंगे कि पर्टिकुलरली जो तीनों सेक्टर्स हैं हमारे, उनको पहले सेपरेट करके गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को काउंट करेंगे। जैसे मानो पहले हमने क्या किया, प्राइमरी सेक्टर में कितनी वैल्यू ऐड हुई ये देखा, फिर हमने देखा सेकेंडरी में कितनी हुई। ठीक है, फिर हमने देखा टर्जरी में कितनी हुई, यानी तीनों सेक्टर की जो वैल्यू है वो अलग अलग काउंट कर ली और फिर इन तीनों को हमने क्या कर लिया, प्लस कर लिया। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि कितना वैल्यू जो है एडिशन हुआ है, यानी कितनी वैल्यू हमारे इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, सो रिमेंबर देयर इज़ वन प्रिकॉशन दैट नॉट एवरी गुड दैट इज़ प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा नहीं करना आपको कि इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उन सबको आप काउंट कर लो, नहीं, ऐसा नहीं करना। तो कैसा करना है, आपको क्या करना है, केवल जो हमारी फाइनल गुड्स होती हैं और जो फाइनल सर्विसेज होती हैं, यानी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं, केवल उन्हीं को कैलकुलेट करना है। ओके, यानी आप जब देख रहे हो कि कितना प्रोडक्शन हुआ है हमारी इकोनॉमी में, तो आपको ये नहीं है कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई सबको देख लिया आपने, सबको टोटल कर लिया, नहीं, केवल आपको फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को टोटल करना है। अब बात आती है कि ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती क्या हैं। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वो चीज़ें होती हैं जो कि किसी भी कंज्यूमर के यूज़ करने के लिए रेडी होती हैं, यानी रेडी फॉर कंज्यूमर। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप क्या करते हो, अपने घर के लिए 1 kg शुगर लेके आते हो। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप एक कंज्यूमर हो, आप उसको कंज्यूम करोगे, यूज़ करोगे, तो ये क्या हो गई, फाइनल गुड हो गई। अब एक और गुड होती है, एक और टाइप होता है गुड्स का, दैट इज़ नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। अब इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती हैं, वो गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स कहलाती हैं जो कि किसी भी कंज्यूमर के थ्रू डायरेक्टली यूज़ नहीं की जाती। जैसे कि हमने क्या बोला, अभी हम जो 1 kg शुगर लेके आए वो हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या हो गई, फाइनल गुड। लेकिन उसी 1 kg शुगर को कोई मिठाई बनाने वाला जो होता है, स्वीट मेकर जो होता है, वो लेके आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगी, इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि वो उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर रहा, उसको वो क्या करेगा, मिठाई में डालेगा शुगर को, फिर उस मिठाई को बेचेगा, यानी वो इंटरमीडिएट की तरह वर्क कर रही है, यानी एक बीच का मीडियम बन रही है, यानी उस शुगर के थ्रू मिठाई बन रही है। ठीक है, तो वो होती है इंटरमीडिएट गुड। तो हमें क्या याद रखना है, इम्पॉर्टेंट थिंग, कि हमें जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनको टोटल करना है और इंटरमीडिएट को नहीं करना। ठीक है,
अब फाइनल गुड का जो मैंने मीनिंग बताया वो दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, गुड्स विच आर रेडी टू यूज़ बाय कंज्यूमर, यानी फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर यूज़ करते हैं, यानी जो कंज्यूमर्स के यूज़ करने के लिए रेडी होती हैं। यानी आप एक कंज्यूमर के तरीके से जितनी भी गुड्स को एंड सर्विसेज को यूज़ कर रहे हो वो सारी आपकी आ जाएंगी फाइनल गुड्स के अंडर, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, विच हैज़ बीन क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, यानी वो सारी गुड्स फाइनल गुड्स कहलाती हैं जो कि प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को कंप्लीट कर चुकी हैं। जैसे कि अभी हमने शुगर का एग्जांपल दिया, तो शुगर जब आप घर पे लेके आ रहे हो इट मीन्स वो प्रोडक्शन को कंप्लीट कर दिया उसने, अब आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर दोगे। लेकिन जब उसी शुगर को एक जो स्वीट मेकर है, जो मिठाई वाला है, वो अपनी शॉप पे लेके जा रहा है, तो वो क्या करेगा, अभी उस शुगर का यूज़ करके प्रोडक्शन करेगा। इट मीन्स अभी भी वो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के अंदर है। तो इसीलिए जो गुड्स प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को कंप्लीट कर चुकी होती हैं उनको हम फाइनल गुड कहते हैं, और जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के अंदर होती हैं उनको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, क्योंकि वो अभी चल रही हैं। तो ये हो गया। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल दे रखा है, अ फार्मर हु सेल wheat to the flour mill for ₹8 per kg, that mill grinds the wheat and sell flour to a biscuit company for ₹10 per kg। यहाँ पे क्या बोला, एक फार्मर है, वो क्या करता है, जो गेहूँ होते हैं, वीट जो होता है उसको बेचता है किसको, आटा बनाने वाली एक मिल को, ठीक है, 8 रुपये में। यानी एक फार्मर ने गेहूँ बेचे एक आटे बनाने वाली फैक्ट्री को 8 रुपये में। अब उस आटे बनाने वाली फैक्ट्री ने क्या किया, उन गेहूँ को ग्राइंड किया यानी पीसा, और उससे फ्लोर बना दिया यानी आटा बना दिया, और वो आटा बना के एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी को बेच दिया कितने रुपए में, 10 रुपीज़ में, ठीक है। उसके बाद आगे क्या हुआ, जो बिस्किट कंपनी थी उसने कुछ आटा यूज़ किया और कुछ शुगर और ऑयल, जो भी चीज़ें बिस्किट बनाने के लिए यूज़ होती हैं वो यूज़ करी, और 4 पैकेट बिस्किट के बना दिए। और ये जो चारों पैकेट हैं उन्होंने बेच दिए किस में, मार्केट में 15 रुपये पैकेट के हिसाब से, यानी एक पैकेट के 15 रुपये, तो 4 के कितने हो गए, 60 रुपये, ठीक है। तो अब ये जो बिस्किट हम आपको एग्जाम्पल में बता रहे हैं, तो इन बिस्किट्स को क्या करोगे आप, डायरेक्टली यूज़ करोगे, ठीक है। ऑब्वियसली सब लोग बिस्किट खाते हैं, सब लोग अपने घर में यूज़ करते हो, तो ये बिस्किट जो आप डायरेक्टली यूज़ कर रहे हो, इट मीन्स ये क्या हो गए, कंज्यूमर के लिए तैयार हो गए, तो ये किस में आ जाएंगे, फाइनल गुड्स में आ जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को भी कंप्लीट कर दिया, इसीलिए किस में आ जाएंगे, फाइनल गुड्स में। अब अगर हम बात करें उन गेहूं की, उस आटे की, उस शुगर की और उस ऑयल की जो कि इनको बनाने में यूज़ हुआ है, तो वो किस में आ जाएंगी, वो इंटरमीडिएट गुड्स में आ जाएंगी, क्योंकि उसको आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर रहे हो, उसको आप तभी यूज़ कर रहे हो जब वो सारी चीज़ें बिस्किट में कन्वर्ट हो रही हैं, ठीक है। और उसके अलावा वो बाउंड्री लाइन की प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन है उसके अंदर हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो बिस्किट्स हैं वो हमारे क्या हैं, फाइनल गुड्स हैं, ओके। तो केवल हम क्या करेंगे, फाइनल गुड्स को ही, और जो फाइनल सर्विसेज होती हैं उनको ही कंसर्न करेंगे, उनको ही ऐड करेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर काउंटेड, यानी केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही क्यों काउंट करते हैं हम, क्यों नहीं कर सकते इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट, क्योंकि जो फाइनल गुड्स होती हैं ना उनमें ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू होती है वो इंक्लूडेड होती है। जैसे कि हमने जो बिस्किट के पैकेट की बात करी जो कि 60 रुपये में बिके, उनमें पहले से ही वीट की और आपका जो फ्लोर है उसकी और आपकी जो शुगर है उन सब की वैल्यू ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। इसीलिए हम केवल फाइनल गुड्स को ही यूज़ करते हैं कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू होती है वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड रहती है, ठीक है। अब इसमें एक और एग्जांपल दे रखा, इंटरमीडिएट गुड्स की मीनिंग दे रखी है। इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती हैं बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बता दिया, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स, यानी वो गुड्स होती हैं इंटरमीडिएट गुड्स जो कि फाइनल गुड्स के प्रोडक्शन में यूज़ होती हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा कि जो शुगर है, वीट है, ऑयल है, वो बिस्किट बनाने के लिए यूज़ हुआ, इसीलिए हम उसको इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे, ठीक है। और उसके अलावा ये बाउंड्री लाइन जो होती है प्रोडक्शन की उसके अंदर होती हैं और अभी कंज्यूमर के लिए रेडी नहीं होती हैं, नॉट रेडी फॉर कंज्यूमर,
ठीक है, तो इसीलिए इनको बोला जाता है इंटरमीडिएट गुड्स। अब बात आती है द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब वही कि क्यों नहीं हम ऐड करते इंटरमीडिएट गुड्स को, क्योंकि जो फाइनल गुड्स की वैल्यू होती है उसमें ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू है इंक्लूडेड रहती है। जैसे कि अभी हमने बताया कि बिस्किट में ऑलरेडी जो फ्लोर है हमारा और जो भी और चीज़ें थी लाइक शुगर, ऑयल, इन सब की जो वैल्यू है ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसीलिए हम उसको सेपरेटली इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या देख लिया कि कौन सी गुड्स को हम कैलकुलेट करते हैं। अब बात आती है कि जो भी हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। सो द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। यानी एक सेक्टर में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है उसको जब हम टोटल कर लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर ईयर के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे कि मानो हमने प्राइमरी सेक्टर में देखा कि वहाँ पे 10 लाख रुपीज़ की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, तो ये जो 10 लाख रुपीज़ की वैल्यू जो है वो क्या शो कर रही है कि प्राइमरी सेक्टर में कितने रुपए का प्रोडक्शन हुआ है, 10 लाख रुपए का। और इसी जो टोटल प्रोडक्शन है, इसी टोटल प्रोडक्शन के तीनों सेक्टर्स को जब हम ऐड कर दें, जैसे 10 लाख मान लो किसका हुआ, प्राइमरी का, सेकेंडरी का 10 लाख, टर्सरी का भी 10 लाख, तो टोटल कितना हो गया तीनों सेक्टर का मिला के 30 लाख। ठीक है, तो ये जो 30 लाख है वो आपका क्या कहलाएगा, GDP, जिसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो क्या है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द सम टोटल ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स इज़ नोन एज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी किसी भी इकोनॉमी में जो तीनों सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, इन तीनों में जितना प्रोडक्शन हुआ है उस प्रोडक्शन का जो टोटल है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। यानी टोटल प्रोडक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर इज़ नोन एज GDP। यानी किसी भी एक इकोनॉमी में एक साल में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है तीनों सेक्टर्स को मिला के, उसको हम बोलते हैं GDP। ठीक है, सो इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। यानी किसी एक कंट्री में किसी एक पर्टिकुलर ईयर में जितनी भी वैल्यू प्रोड्यूस होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, वो हमारी GDP कहलाती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब जो GDP है वो क्या शो करती है, देखो हम बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में डेली पढ़ते हैं कि हमारी GDP बढ़ रही है, GDP कम हो रही है। तो जब GDP बढ़ती है तो हम खुश होते हैं, GDP कम होती है तो हम दुखी होते हैं। मतलब जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनको टेंशन होती है। क्यों? क्योंकि जो GDP होती है ना वो ये दिखाती है कि आपकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, यानी कितने बड़े लेवल पे आपकी इकोनॉमी में काम हो रहा है। अगर आपकी GDP इंक्रीज़ हो रही है इट मीन्स आपके यहाँ प्रोडक्शन बढ़ रहा है और आपकी इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है। और अगर GDP आपकी फॉल हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, इट मीन्स आपकी इकोनॉमी भी फॉल हो रही है और आपके यहाँ प्रोडक्शन भी फॉल हो रहा है, जो कि एक टेंशन वाली बात है। तो इसीलिए हमारी GDP क्या दिखाती है, हाउ बिग द इकोनॉमी इज़, यानी इकोनॉमी का एरिया दिखाती है। ठीक है, और हमारे यहाँ इंडिया में कौन GDP को कैलकुलेट करता है, कौन ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है जो कि GDP को कैलकुलेट करती है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर हैं, यानी जो तीनों सेक्टर्स हैं, उन तीनों सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ है उसको हम टोटल कर सकते हैं। कैसे? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ऐड करके। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये जो पूरा डिस्कशन है, पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी नेक्स्ट पार्ट हैं आप इस चैनल पे समझ सकें और अपनी जो स्टडीज़ हैं उनको स्मूथली फॉलो कर सकें। ठीक है, तो मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।